Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I welcome you back to C. Latif's Academy. Today we will discuss a new topic. Last topic में हमने सेंटर ऑफ ए ग्रुप के बारे में पढ़ा था. आज हम सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे. हालांकि इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको वहाँ पे दिया था. बात जब की जाती थी सेंट्रलाइजर ऑफ ग्रुप की, तो वहाँ पे मैंने आपको कहा था कि इसमें वो वाले एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप के जो ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं. मतलब दिस कंसिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ G such that xy yx is equal to xy for all y belonging to G. सेंटर ऑफ ग्रुप में वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं. लेकिन सेंट्रलाइजर ऑफ ए में सिर्फ हम वो वाले एलिमेंट्स लेते हैं ग्रुप के जो ए के साथ कम्यूट करते हैं, विच कम्यूट विद ए ओनली. ठीक है, सो ये आ जाएगा आपका सेंट्रलाइजर ऑफ ए. ये डेफिनेशन देखिए आप यहाँ पे. अब जो सेंट्रलाइजर ऑफ ए है सब ग्रुप होता है जी का. आपको याद रखना है, दिस इज वेरी सिंपल टू प्रूव. सेंट्रलाइजर ऑफ ए, दिस इज सब ग्रुप ऑफ जी. देख सकते हो यहाँ पे एलिमेंट्स लिए गए हैं एक्स और वाई, और नीचे जाके हम दिखाएंगे कि एक्स वाई इनवर्स भी किसमें बिलोंग करता है. एक्स वाई इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू जी, और सॉरी सी ऑफ ए फॉर ऑल एक्स वाई इन सी ऑफ ए. तो इस तरह से ये सब ग्रुप हो जाएगा जी का. इसी तरह से सी जो है ये एबिलियन सब ग्रुप होता है जी का. क्या ये हमेशा ऐसा होता है कि इट इज ऑलवेज एबिलियन सब ग्रुप ऑफ जी? जैसे कि हमने देखा था सेंटर ऑफ ग्रुप जो है, सेंटर ऑफ ग्रुप इज एबिलियन सब ग्रुप ऑफ जी. किसी भी ग्रुप का अगर हम सेंटर लेते थे, चाहे एबिलियन का या नॉन एबिलियन का, लेकिन सेंटर हमेशा एबिलियन सब ग्रुप होता था जी का. लेकिन क्या सेंट्रलाइजर भी हमेशा एबिलियन सब ग्रुप होता है जी का? तो ऐसा जरूरी नहीं है. जैसे आप D4 ले लोगे, D4 में आप R0 ले लो, R0 का सेंट्रलाइजर क्या आएगा? R0 का सेंट्रलाइजर आपका पूरा का पूरा D4 आएगा. तो देख सकते हो D4 नॉन एबिलियन है. इसका मतलब सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट नीड नॉट बी एबिलियन ग्रुप. ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. रिजल्ट क्या है कि अगर G एबिलियन ग्रुप है तो सेंट्रलाइजर ऑफ ए क्या हो जाएगा? किसी भी एलिमेंट के लिए वो पूरा का पूरा ग्रुप हो जाएगा. अगर G एबिलियन है, आप इसका कोई भी एलिमेंट ले लो ग्रुप का, उसका सेंट्रलाइजर जो है इसी ग्रुप के इक्वल हो जाएगा. इसका प्रूफ भी दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हो. एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे देखो Z8 क्रॉस Z11 है. देखो ये एबिलियन है, ये एबिलियन है, और डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एबिलियन ग्रुप एबिलियन होता है. सो दिस इज एबिलियन ग्रुप. तो इसमें किसी भी एलिमेंट का अगर हम सेंट्रलाइजर लेंगे तो वो इसी के इक्वल आ जाएगा. सपोज अब इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे? 0 1 2 ऐसे ही करके 7 तक, और इसमें होंगे 0 1 2 करते करते कहाँ तक? 10 तक. तो ऐसे ये 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 इस तरह से करके आपके पास 88 एलिमेंट्स आ जाएंगे इसके. अब देखो 1 7 भी इसी में बिलोंग करता है, और ये एबिलियन है, तो सी ऑफ 1 7 किसके इक्वल हो जाएगा? Z8 क्रॉस Z11. तो कोई भी एलिमेंट आप इस ग्रुप से ले लोगे, उसका सेंट्रलाइजर इसी के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि ये ग्रुप एबिलियन है. ठीक है, अब एक और रिजल्ट होता है कि जो सेंट्रलाइजर ऑफ ए है, दिस इज सेम एज सेंट्रलाइजर ऑफ ए इनवर्स. अगर आप कोई एलिमेंट ए लेते हो
और एक एलिमेंट आप ए इनवर्स लेते हो, तो जो ए का सेंट्रलाइजर होगा वही ए इनवर्स का भी सेंट्रलाइजर हो जाएगा। इसकी इट इज़ वेरी सिंपल टू प्रूव, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको प्रूव करना। आप पहले सी ए में ले लो, उसको सी ए इनवर्स में दिखा दो, फिर सी ए इनवर्स में ले लो, सी ए में दिखा दो। इट इज़ वेरी सिंपल टू प्रूव। जैसे D4 में हमें सेंट्रलाइजर फाइंड करना है हर एलिमेंट का, तो अगर हमें R0 का सेंट्रलाइजर फाइंड करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या डेफिनेशन बोली थी मेरी सेंट्रलाइजर की, वो वाले एलिमेंट्स जो R0 के साथ कम्यूट करते हैं। R0 के साथ तो पूरा D4 ही कम्यूट करता है, तो इसका सेंट्रलाइजर पूरा D4 आ जाएगा। R90 के साथ ये चार एलिमेंट्स कम्यूट करते हैं, R0, R90, R180, R70। तो इस तरह से इसके सेंट्रलाइजर में ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। R180 के साथ ये कम्यूट करते हैं, मतलब पूरा का पूरा D4 ही कम्यूट करता है। इसी तरह से H के साथ ये कम्यूट करते हैं, V के साथ ये सब कम्यूट करते हैं, D के साथ ये सब कम्यूट करते हैं, D डैश के साथ ये सब कम्यूट करते हैं। अब सेंट्रलाइजर और सेंटर ऑफ ग्रुप में क्या डिफरेंस होता है? जो आपका सेंटर ऑफ ग्रुप होता है ना, दिस इज नथिंग बट you simply take the centralizer of each element and take the intersection. आप इंटरसेक्शन ले लीजिए किसकी, सेंट्रलाइजर आप हर एक एलिमेंट का ले लीजिए, फिर उनकी इंटरसेक्शन ले लीजिए, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रुप के। क्यों? क्योंकि आपने ए का सेंट्रलाइजर भी देख लिया, आपने वो वाले एलिमेंट्स भी कलेक्ट किए जो एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं, आपने वो वाले भी कर लिए जो दूसरे के साथ करते हैं। तो आपने हर एलिमेंट को 1 by 1 लिया और आपने हर एक के साथ देख लिए कौन जो सब एलिमेंट्स के साथ जो इनके साथ कम्यूट करता है। तो बेसिकली आपने वो वाले एलिमेंट्स फाइंड कर दिए जो ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं। तो दैट मीन्स इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो सेंटर ऑफ जी है, सेंटर ऑफ जी किसके इक्वल होता है, दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ ए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे अगर आप जितने भी सेंट्रलाइजर्स ले लें, इन सब की इंटरसेक्शन में सिर्फ ये दो एलिमेंट्स आते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल सेंट्रलाइजर्स में अगर आप देखें तो ये वाले सब में कॉमन है, ये वाले, इसलिए ये किसके इक्वल हो गया, इंटरसेक्शन R0 और R180। और अभी हमने रिजल्ट पढ़ा कि जो इंटरसेक्शन होता है सेंट्रलाइजर्स का वही क्या होता है आपका सेंटर ऑफ जी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, सेंट्रलाइजर और सेंटर ऑफ ग्रुप के बीच में जो रिलेशनशिप है। चलिए आगे चलते हैं। So having talked about all these things, let us move ahead. इसका प्रूफ भी यहाँ पे दिया गया है, अगर कोई बच्चा प्रूफ देखना चाहता है तो आप प्रूफ भी लिख सकते हैं, प्रूफ भी देख सकते हैं। ये वाला जो थोड़ा देखिए आप, दिस इज वेरी सिंपल टू प्रूव। अगर ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाए, 5 हो जाए, अगर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए क्या हो जाए 5, तो जो सेंट्रलाइजर ऑफ ए है वो सेम होगा जो सेंट्रलाइजर ऑफ ए क्यूब हो जाएगा। इसको प्रूफ देखिए, बहुत ही सिंपल है। have a look at its proof. Order of it is 5, मतलब a की पावर 5 इज e। अब x आप सी ए में लीजिए तो इसका मतलब x जो है वो a के साथ कन्वर्ट करेगा। अब आप दोनों साइड ए स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, राइट साइड ये एक्स ए क्यूब हो जाएगा, ए एक्स ए हो जाएगा। उसके बाद एक्स ए को आप क्या लिखेंगे, ए एक्स, तो ए स्क्वायर एक्स ए हो जाएगा। फिर ए एक्स ए को ए एक्स लिखेंगे तो ए क्यूब एक्स हो जाएगा, तो एक्स ए क्यूब एक्स। तो ए क्यूब कम्यूट कर रहा है, इसका मतलब ये एक्स किसके साथ कम्यूट कर रहा है, ए क्यूब के साथ, तो सी ए क्यूब में चला जाएगा। सिमिलरली आप सी ए क्यूब में लेंगे तो सी ए में दिखा देंगे, तो इस तरह से सी ए किसके इक्वल हो जाएगा, सी ए क्यूब के। इसी तरह से अगर ऑर्डर ऑफ ए 6 होगा तो क्या किसी ग्रुप में आप ऐसा एलिमेंट दिखा सकते हैं सच दैट सी ऑफ ए जो है वो सी ऑफ ए क्यूब के इक्वल नहीं होगा। तो आप D6 ले लीजिए, यहाँ पे आप R60 ले लीजिए। R60 का ऑर्डर क्या है, 6 है, तो आपने एक एलिमेंट ढूंढ लिया जिसका ऑर्डर 6 है।
लेकिन एक तरफ अगर आप R60 क्यूब देखें तो वो पूरा D6 के इक्वल है, लेकिन दूसरी तरफ से R60 देखें तो वो D6 के इक्वल नहीं है, बल्कि वो इन एलिमेंट्स के इक्वल है। आपने ये दिखा दिया। बात करते हैं कोसेट की। देखो कोसेट को हम डिफाइन कैसे करते हैं। आप सब ग्रुप की हेल्प से हम कोसेट को डिफाइन करते हैं। बेसिकली हम एक सब ग्रुप लेते हैं। व्हाट डू वी डू, हम एक सब ग्रुप लेते हैं ग्रुप का, और इस तरह का सेट जो हम डिफाइन करते हैं, मतलब सब ग्रुप को राइट से एक एलिमेंट को एसोसिएट करते हैं, ये राइट से कर दें या लेफ्ट से। अगर लेफ्ट से मैं एसोसिएट कर देता हूँ तो ये किस तरह का ग्रुप बनेगा, ए एच, वेयर एच बिलोंग्स टू एच। तो इस तरह का जो सेट बनेगा आपका, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी। इसी तरह से अगर आप एच के राइट साइड इसको लिख देते हैं तो इस तरह का जो सेट बनेगा, दिस इज कॉल्ड राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। अब अगर जी एबिलियन ग्रुप है तो एवरी लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी इज ए राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। यानी एबिलियन ग्रुप के केस में लेफ्ट और राइट कोसेट जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं होता है, दे आर सेम। इफ जी इज abelian, then AH is same as HA। ठीक है, तो abelian ग्रुप के केस में राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट दे आर सेम कॉन्सेप्ट्स। फाइन, गुड। चलिए आगे चलते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिसे Z6 ले लेते हैं। आपको पता है कि H इज इक्वल टू 0 to 4, दिस इज सब ग्रुप ऑफ Z6। अब आप एक एक एलिमेंट को लेके एक एक कॉसेट इसकी लेंगे, और कॉसेट इसकी किस तरह की बनेगी। देखो जैसे हम ए एच लिखते हैं ना कॉसेट, ए एच। अब अगर ये मल्टीप्लीकेशन ग्रुप होगा तो इसको तो ए एच के टाइप में लिखेंगे, लेकिन अगर ये एडिटिव ग्रुप होगा तो इसको ए प्लस एच के टाइप में लिखेंगे, ए प्लस एच या एच प्लस ए। तो डिपेंड करता है कि हमारा ग्रुप एडिटिव ग्रुप है या मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि G इज इक्वल टू Z6, दिस इज एडिटिव ग्रुप, दिस इज एडिटिव ग्रुप। इसलिए यहाँ पे कॉसेट किस तरह की बनेगी, H प्लस ए टाइप की। तो एक एक करके लीजिए, पहले 0 के साथ बनाइए, फिर 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ। फिर जो रिपीट होती है उनको डिलीट कर दीजिए, बाकी जो बचेंगे वही आपकी कॉसेट्स होंगे। तो चलो शुरू करते हैं 0 प्लस एच से। 0 प्लस एच से क्या मिलेगा, 0 से कीजिए। 0 प्लस एच मतलब 0 प्लस 0, 0 प्लस 2, 0 प्लस 4, तो यही आ जाएगा। 1 प्लस एच करेंगे तो 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 2 3, और 1 प्लस 4 5। इसी तरह से 2 से देखिए, सब से कीजिए आप। ये आपको कॉसेट्स मिल जाएंगे इसकी। इसमें कुछ सिमिलर होंगे, जैसे 0 प्लस एच, 2 प्लस एच, 4 प्लस एच, दे आर सिमिलर। 1 प्लस एच, 3 प्लस एच, 5, तो कुल मिला के 2 ही कॉसेट्स इसकी मिलेंगी जो डिफरेंट होंगी कॉसेट इसकी। ठीक है, अब नोट आपको ये याद रखना है कि ए एच और बी एच अगर दो कॉसेट हैं तो कॉसेट्स हमेशा क्या होती है, या तो डिसजॉइंट होती है या आइडेंटिकल होती है। मतलब कॉसेट कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। या तो कॉसेट क्या होंगी, इंटरसेक्ट अगर करेंगे तो पूरी की पूरी करेंगे, मतलब या तो कॉसेट क्या होंगी, दो आइडेंटिकल होंगी, या फिर क्या होंगी, डिसजॉइंट होंगी। सो कॉसेट्स आर ईदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। कहने का मतलब ये है कि ये एक दूसरे के अंदर कंटेन नहीं होगी, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि ए एच इज कंटेंट इन बी एच या बी एच इज कंटेंट इन ए एच। इस तरह का कंपेरेबिलिटी आपको इसमें नहीं मिलेगी। ठीक है, ये प्रॉपर कंटेनमेंट इसमें नहीं होगा। सीधा जो है पूरा का पूरा या तो पूरे ओवरलैप करेंगे या तो पूरे एक दूसरे से डिसजॉइंट होंगे। क्लियर है, ओके। जेड, अब आप जी को जेड लीजिए और एच थ्री जेड, आपको पता है एमजेड के टाइप के सब ग्रुप होते हैं जेड में। तो इसकी कॉसेट्स क्या बनेगी, 0 प्लस 3z, 1 प्लस 3z, 2 प्लस 3z, 3 प्लस 3z एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सिमिलर हो जाएंगे। तो कुल मिला के आपके पास तीन ही डिफरेंट मिलेंगे, 0 प्लस 3z, 1 प्लस 3z, 2 प्लस 3z। तो इन सब का यूनियन क्या आ जाएगा, z आ रहा है और इनकी इंटरसेक्शन क्या आ रही है, फाइव।
इन जनरल अगर आपके पास कोई भी mz आप सब ग्रुप ले रहे हो किसका, z का, तो इसमें कॉसेट्स कहाँ तक आएंगी आपकी, ये आएंगी 0 प्लस mz से लेकर 0 प्लस m माइनस 1z तक, ये आ जाएंगी आपकी कॉसेट्स, जो कि पूरा का जिनका यूनियन आपको पूरा z देगा और जिनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, एम्प्टी सेट। क्लियर है? ये कुछ एक्सरसाइज में बीच में आप देख सकते हो, ये कुछ और आपको दिए गए हैं, इसी पे कॉसेट्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, सो यू कैन सी देम। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको देखिए। रिजल्ट क्या है कि अगर ए एच में बिलोंग करता है तो ए एच इज इक्वल टू एच, यानी अगर ए एच का ही एलिमेंट है तो ए एच और एच जो है वो सेम हो जाते हैं। सिमिलरली एच ए और एच भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि एच है आपका 5z, एच क्या है, सपोज एच इज 5z, दिस इज सब ग्रुप ऑफ z। अब देखो 10 किस में बिलोंग करता है, 5z में, दिस मीन्स 10 प्लस 5z इज इक्वल टू 5z। ऐसा क्यों, बिकॉज 10 बिलोंग्स टू 5z, और जब ऐसा हो जाता है तो 10 प्लस 5z किसके इक्वल हो जाएगा, 5z के। दैट मीन्स ए एच इज इक्वल टू एच। अब ए एच इज इक्वल टू एच ये जनरल नोटेशन है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन के केस में ये फॉलो होगी और एडिशन के केस में ये वाली फॉलो होगी, ए प्लस एच इज इक्वल टू एच। तो ए प्लस मतलब 10 प्लस 5z इज इक्वल टू 5z। इसी तरह से 15 ले लीजिए, कोई भी 5 का मल्टीपल आप लीजिए, पॉजिटिव मल्टीपल या नेगेटिव मल्टीपल, उसको जब भी आप इसमें ऐड करेंगे फ्रॉम लेफ्ट और राइट, ये उसी 5z के इक्वल आ जाएगा इस रिजल्ट के हिसाब से। इसी तरह से और इसमें बीच में रिजल्ट्स है, आई मीन एग्जांपल्स हैं, इनको आप देखिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ cossets. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉर्मल, नेक्स्ट हम नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए जी के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ सब ग्रुप होता है ग्रुप का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर H आपका सब ग्रुप है जी का, तो H कब होगा नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल इन जी। इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, H इज ऐसे, नॉर्मल इन जी। जैसे आप जोसेफ ए गैलियन की अगर आप नोटेशन देखेंगे तो वहां पे ऐसे लिखा गया, दिस मीन्स H इज नॉर्मल इन जी इफ, इफ व्हाट हैपेंस, कंडीशन क्या है इसके लिए, इफ फॉर ऑल H belonging to H, G inverse belongs to H for all G belonging to G। यानी अगर किसी भी एलिमेंट ऑफ G को हम लेंगे, उसके लिए और किसी भी H का हम कोई भी एलिमेंट लेंगे तो ये क्वांटिटी जो है वो H के अंदर बिलोंग करनी चाहिए, तो उस केस में हम कहेंगे कि वो सब ग्रुप क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ रिजल्ट्स होते हैं, जैसे जो सेंटर ऑफ ग्रुप है, दिस इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। कोई भी सब ग्रुप
जो सेंटर ऑफ ग्रुप जो होता है ये हमेशा एक ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। जैसे अब Q4 ले लो, Q4 का सेंटर क्या होता है? -1 और 1, दैट मीन -1 और 1 क्या हो जाएगा? Q4 का नॉर्मल सब ग्रुप। इसी तरह से हमने सेंटर डिफरेंट ग्रुप्स के देखे थे, तो जिन जिन के सेंटर्स आप निकालेंगे तो एक नॉर्मल सब ग्रुप जो है आपका सेंटर ऑफ ग्रुप जो है वो भी एक नॉर्मल सब ग्रुप ही होता है। तो इस तरह से आप हर ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप देख सकते हैं। जैसे इस केस में देखिए, ये जो ग्रुप दिया गया है GL357 का, GL3F7 का, दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ GL3F7। अब ये क्यों नॉर्मल सब ग्रुप है? बिकॉज दिस इज नथिंग बट दिस इज सेंटर ऑफ GL3F7, दिस इज सेंटर ऑफ GL3F7। और हमें पता है कि सेंटर ऑफ ग्रुप जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है एट दिस ग्रुप बीइंग सेंटर। अभी सेंटर क्यों है? क्योंकि ये GL3F7 के वो वाले एलिमेंट्स हैं जो GL3F7 के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं, और ये 6 ही एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि इस GL3F7 के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं, इसके सेंटर में लाई करते हैं, और सेंटर नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज ए नॉर्मल सब ग्रुप इन GL3F7। आगे देखिए, ये जो ग्रुप है दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Z2 क्रॉस D4। यहाँ पे भी वही लॉजिक लगेगा, क्योंकि ये जो H है दिस इज सेंटर, दिस लाइज इन सेंटर ऑफ दिस। इसका सेंटर निकालिए जरा। इफ वी फाइंड द सेंटर ऑफ Z2 क्रॉस D4, तो इसका सेंटर क्या होगा? मैंने आपको बताया था सेंटर इज किसी भी G1 क्रॉस G2 का करते हैं सेंटर ऑफ Z2 इनटू सेंटर ऑफ D4। तो Z2 का सेंटर तो Z2 ही होगा, क्रॉस D4 का सेंटर क्या होगा? इसमें दो एलिमेंट्स आएंगे, एक तो R0 आएगा, एक R180 आएगा। मतलब कुल मिला के आपके पास क्या आएगा? 0 1 क्रॉस R0 और R180। अब इनको आप कीजिए आपस में, इसे 0 R0, एक ही एलिमेंट आएगा इसमें। इसी तरह से 0 R180, इसी तरह से 1 R0, 1 R180। ये ग्रुप जो है ये बेसिकली सेंटर है, और सेंटर हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सब ग्रुप आपका दिया गया है इसका दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Z2 क्रॉस D4। आगे चलिए। अच्छा, जो आपका SLN होता है, SLNR होता है या SLNF जो भी होता है, वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका? GLNF7 का। सॉरी, जो SLNF है, आई मीन टू से SLNF, दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ किसका? नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ GLNF। इसको हम प्रूव कर सकते हैं डेफिनेशन से। कैसे करेंगे देखिए, आई विल टेल यू। SLNF इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ GLNF। इसको कैसे हम दिखाएंगे? मैंने आपको क्या कहा था कि H अगर सब ग्रुप है G का, हमें पता है SLNF इज सब ग्रुप ऑफ GLNF। H नॉर्मल कब होता है G में? इफ फॉर ऑल H इन H, G इनवर्स किस में बिलोंग करे? H में। फॉर ऑल G बिलोंगिंग टू G, तो मैं क्या लूंगा? फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू SLNF, लेट मी से दैट B A B इनवर्स, ये किस में बिलोंग करना चाहिए? SLNF में। फॉर ऑल B बिलोंगिंग टू GLNF। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। बेसिकली हमें प्रूव ये करना है कि ये किस में होना चाहिए? SLNF में।
So let us see. इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए। इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए बी इनवर्स, दिस इज इक्वल टू, शाबाश, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स, क्योंकि डिटर्मिनेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अच्छा, अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी को ऐसे ही रखिए, ये ए किस में बिलोंग करता है? एस एल एन एम, इसका डिटर्मिनेंट 1 हो जाएगा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ बी बी इनवर्स, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ आई, और डिटर्मिनेंट ऑफ आई क्या हो जाता है? 1। तो इस तरह से इस पूरे का डिटर्मिनेंट क्या हो गया? 1 हो गया। इसका मतलब बी ए बी इनवर्स किस में बिलोंग करेगा? एस एल एन एफ में। तो देयरफॉर एस एल एन एफ इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एल एन एफ। याद रखना है आपका, कयामत तक याद रखना है, जब तक जिंदा हो तब तक याद रखना है कि एस एल एन एफ जो है दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एल एन एफ, और इसका प्रूफ भी मैंने आपको बता दिया। तो ये मैंने प्रूव किया अभी। इसी तरह से इसी चीज का यूज करके हम कह सकते हैं कि SL2F3 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Gl2F3, SL2R इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Gl2R। सो वी कैन मेक, क्योंकि F कोई भी फील्ड हो सकती है, ये फाइनाइट फील्ड भी हो सकती है, इनफाइनाइट फील्ड भी हो सकती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसका प्रूफ नहीं करेंगे हम, सिर्फ आपको याद रखना है कि अगर H आपका सब ग्रुप है G का विद इंडेक्स 2, तो H हो जाएगा नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इंडेक्स रिवाइज करवाता हूँ। किसी भी सब ग्रुप का इंडेक्स क्या होता है? देखिए, अगर आपके पास H सब ग्रुप है G का, तो इंडेक्स ऑफ H इन G 2 होता है। कब होगा 2? अगर ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H किसके इक्वल हो जाए? 2 के इक्वल हो जाए। अगर ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H किसके इक्वल हो जाए? 2 के इक्वल हो जाए। ये जो क्वांटिटी होती है ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H, इसको कहते हैं इंडेक्स ऑफ H इन G। तो अगर इंडेक्स ऑफ H इन G कितना हो जाए? 2 हो जाए, तो उस केस में हम कहते हैं कि H इज नॉर्मल इन G। तो यही कह रहा है यहाँ पे कि अगर किसी भी सब ग्रुप का इंडेक्स जो है वो 2 हो जाए, तो वो सब ग्रुप भी क्या हो जाता है? नॉर्मल। बेसिकली डिफरेंट तरीके हैं नॉर्मल सब ग्रुप चेक करने के। जैसे एक तो हम सेंटर ऑफ ग्रुप से मिल जाता है हमें नॉर्मल सब ग्रुप, दूसरा होता है कि हम इंडेक्स ऑफ H इन G देखते हैं। इंडेक्स ऑफ H इन G अगर ये 2 हो जाए तो वो वाला भी नॉर्मल हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे Q4 देखिए, Q4 के केस में आपके पास एक ग्रुप है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये है आपका सब ग्रुप, दिस इज सब ग्रुप ऑफ Q4। तो इसका इंडेक्स कितना आएगा? ऑर्डर ऑफ H अपॉन ऑर्डर ऑफ Q4 अपॉन ऑर्डर ऑफ H। ऑर्डर ऑफ Q4 आपका 8 है और ऑर्डर ऑफ H 4 है, सो 8 अपॉन 4 कितना हो गया? 2। दैट मीन्स इंडेक्स ऑफ दिस ग्रुप, कौन सा ग्रुप? 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा इनसाइड Q4, दिस इज इक्वल टू 2। तो इसलिए ये सब ग्रुप जो है ये क्या हो जाएगा? तो ये इसलिए ये जो सब ग्रुप होगा 1 आयोटा माइनस आयोटा और -1, दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Q4। तो इस रिजल्ट से आप ये पता कर सकते हैं कि वेदर दिस ग्रुप इज नॉर्मल और नॉट। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रखते हैं। कल के लेक्चर में हम अब फर्दर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि नॉर्मल सब ग्रुप्स क्या होते हैं, और इसी तरह से फैक्टर ग्रुप भी आपको कल इंट्रोड्यूस करेंगे। सो दिस इज ऑल आई हैव फ्रॉम टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।